नेक्स्ट हमारा है मोशंस अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो आपको वेरियस फोर्सेस इन नेचर से ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा होता है, पढ़ा भी होता है, आपको इन्फॉर्मेशंस भी होती है। नेक्स्ट आप देख लें इसको। तो वी हैव 4 बेसिक फोर्सेस, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्सेस और आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में आपका क्या होता है, 2 मासेस होते हैं, उनमें जो इंट्रैक्शंस होती है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है, वेरीज इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज़। ठीक है। जनरली ये इफेक्टिव होती है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ में। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आपका जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है इज़ अटेन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है। तो जो आपका है एक और आपका पॉइंट्स आ जाएगा, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर बाउंड टू बी मूव अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, क्योंकि उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वही फोर्सेस आपको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे वो आपका रिक्वायर्ड ऑर्बिट में आपके प्लैनेट्स जो है अराउंड द सन रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आपका सेम आ जाएगा, इसमें आपके चार्जेस आ जाएंगे, 2 चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे या बॉडीज आ जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है। तो स्टेशनरी, इन केस ऑफ स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज इंटरेक्ट गिव राइज टू mutual electrostatic force between them, but in case of moving charge, interactions of electric and magnetic field gives rise to electromagnetic force। ठीक है। जब आप स्टैटिक चार्ज होगी तो वहाँ पे आपकी जो इंट्रैक्शंस होगी उसकी वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बनेंगी। ठीक है। जब आपका पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो वहाँ पे इंट्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगी। क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो आपकी स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, ये भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेंगी। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड वेरी मच ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस। डन। तो ये जो फोर्सेस हैं, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये आपकी कौन सी फोर्सेस हैं, आपकी सेंट्रल फोर्सेस हैं। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी क्या हैं, दीज आर द फोर्सेस विच होल्ड्स अ न्यूक्लियंस टुगेदर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियंस में आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। इनकी वजह से आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका क्या है, स्टेबल है, जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है। अब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, इंडिपेंडेंट अपॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियंस एंड इज़ ए शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखिए चार्ज पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, आपके 2 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बड़े सारे हो सकते हैं। तो चार्ज इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस मैटर करता है। जो आपका न्यूक्लियंस होते हैं, 2 प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ लेस देन 1 फर्मी। ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्सेज होंगे। इट इज़ अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा वीक फोर्सेस आ जाएंगी। वीक फोर्सेस आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलेंगे। ये कब होती है, जब आपका बीटा डिके होता है। बीटा डिके क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है, न्यूट्रॉन जब भी ब्रेक होगा तो आपका प्रोटॉन्स बनेगा और आपका एक इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बाद आपका क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल भी इमिट होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन जब भी आपका ब्रेक होगा तो एक आपका निकलेगा प्रोटॉन्स। ठीक है। एक आपका इलेक्ट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो वहाँ पे जो इंट्रैक्शंस होती है किसके और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है। तो वो जो फोर्स, जो इंट्रैक्शंस होती है दैट इज ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, उसको आप क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। देखिए दिस फोर्स ऑपरेट ड्यूरिंग बीटा डिके और एनी प्रोसेस इन विच डिके प्रोडक्ट आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में आपके इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, म्यूमिजॉन्स एटसेट्रा। ठीक है। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट अपॉन चार्ज कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन्स। वीक फोर्सेज होंगी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेज, बट 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स। और इसका जो ऑर्डर है 10⁻17 मीटर। ठीक है। तो ये आपका जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ रेंज ऑफ वेरी फोर्सेज इन नेचर गिवन बिलो। तो इसका जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएंगी, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आ जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएंगी, न्यूक्लियर फोर्सेज आ जाएंगी। ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्सेज जो होंगी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है। ठीक है। ये इसका आपका रेंज है। तो जस्ट इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ना हमारा मेन है हमारा सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस आपको मैंने पहले बताया कि
मैग्नेटिक फोर्सेस और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये आपकी सेंट्रल फोर्सेस है, ठीक है। फिर आपकी नॉन सेंट्रल फोर्सेस में आपकी आ जाएंगी न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक फोर्सेस, ठीक है। ये वो नॉन सेंट्रल फोर्सेस के कैटेगरी में रखेंगे। तो सेंट्रल फोर्सेस इज दैट फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स सेंटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ विच फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स सेंटर, क्योंकि ये आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। इफ़ वी चूज द फिक्स सेंटर एज ओरिजिन द सेंटर ऑफ फोर्स मे बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, आपका वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, ठीक है। आर कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, ठीक है। इसका जो फेमिलियर एग्जांपल जो है वो आपको अभी ऑलरेडी हमने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू मासेस, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। इंट्रैक्शंस में अट्रैक्शंस और रिपल्शंस दोनों आ जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आप मान लें दो मासेस हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उनके बीच में दैट इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। नेगेटिव साइन आपको दे रहा है कि फोर्सेस बिटवीन टू मासेस विल बी अट्रैक्टिव, तो इसको वैसे लिख सकते हैं आप, जब कंपेयर करेंगे तो आपका एफ आर ये दैट्स इक्वल टू माइनस सी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर? सो वी हैव सी, इसकी जगह आप सी भी लिख सकते हैं, माइनस सी का डिनोशन से आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बिटवीन टू चार्जेस। तो मान लें हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है, आर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर्स। तो प्लस Q1 और प्लस Q2 उन पे चार्जेस है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्शंस होगी, दोनों सेम है तो रिपल्शंस होगी, तो वो किसकी इक्वल होगी, F1 2 या 2 1 भी लिख सकते हैं आप, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप एफ आर। तो एफ आर जो है दैट इज इक्वल टू के Q1 बाई Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर सी, ठीक है। के इज़ अ कॉन्स्टेंट, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद आप देखें करैक्टरिस्टिक्स देखें इसका सेंट्रल फोर्सेस का। सेंट्रल फोर्सेस आपकी क्या हैं, एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग द सेंटर मास इज, ठीक है। उन फोर्सेस कहाँ एक्ट करेंगी, एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग द सेंटर ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर्स। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, अवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो वर्क डन बाय दीज फोर्सेस अलोंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। अब दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर फंक्शंस, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी, वी इज अ स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज एफ इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, ये हमने अभी ऑलरेडी करा। द ऑर्बिट ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शंस ऑफ सेंट्रल फोर्स सॉरी ऑलवेज लाई इन ए प्लेन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, आपका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस आपकी कौन सी आ जाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। नॉन सेंट्रल फोर्सेस के बारे में आप देख लें, एनी फोर्सेस विच इज़ नॉट सेंट्रल फोर्सेस और विच इज़ नॉट एक्सप्रेसिबल एज, इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेंट्रल फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होंगी, दे वेरी इनवर्सली एज पावर हायर देन, फैक्टर कौन सा आएगा, 2 ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। They do not obey inverse square law. They are non-conservative. They neither act along the line of joining the particles nor directed towards or away from the point. They depend upon the orientations of particle including spin. Spin पे डिपेंड करेंगी। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका नॉन सेंट्रल फोर्सेस का, आपका न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर भाई, आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इन सेंट्रल फोर्सेस, ये आपने 11th में पढ़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको रिड्यूस मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू रिड्यूस टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। सपोज कर लें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मास इज m1 और m2 है, और उनका जो रिड्यूस मास होगा दैट इज़ गिवन बाय 1/μ विच इज़ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव म्यू दैट इज़ रिड्यूस मास विच इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। The value of mu does not depend upon the nature of forces acting between the bodies, ये ठीक है। The reduced mass of a system is always less than the mass of individual particle forming the system. reduced mass का आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस होगा देन द masses of individual particles। आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स लेंगे, उनका मास को मेजर करेंगे, फिर एड अप करेंगे, तो उसका वैल्यू मान लो आपको 10 आता है, तो जब रिड्यूस मास करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उससे कम ही होगा। अगर आपके दोनों मासेस इक्वल हैं तो देखते हैं कंडीशंस, तो इक्वल हैं तो क्या होगा,
m1 m2, m स्क्वायर हो जाएगा, m1 प्लस m2 ट्वाइस ऑफ m कट जाएगा, तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा आपका, आधा, हाफ हो गया, कम है ना। अगर आपका m1 छोटा है m2 से, तो आपका ये क्वेश्चन होगा m1 m2, m1 प्लस m2, m1 को आप कॉमन ले लें, ठीक है, m2 को कॉमन ले लें। तो जब आप m2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m2 नहीं है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए m2 आएगा, ठीक है। तो अब अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो जो नीचे टर्म थी उसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेस पावर -1 होगी। आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स रेस पावर n 1 है ना, आपका बाइनोमियल थ्योरम बोलता है 1 प्लस एक्स रेस पावर n विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन। तो n आपका -1 है, तो इसको जब हम रखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी m1 ब्रैकेट 1 माइनस m1 बाई m2। नाउ आपका क्या है, आपका m1 छोटा है m2 से, m2 काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये अप्रोक्सीमेट 0 होगा। तो रिड्यूस मास ऑलमोस्ट इक्वल किसकी इक्वल आएगा, आपका m1 के। अगर क्या है आपका मास क्या है, m1 काफ़ी ज़्यादा छोटा है m2 से, तो रिड्यूस मास ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू आपका m1 के इक्वल आएगा। दस द वैल्यू ऑफ रिड्यूस मास टेंड्स टू पी नियरेस्ट टू द वैल्यू ऑफ स्मॉलर मास, ठीक है। जो आपका स्मॉलर मास होगा, रिड्यूस मास उसी के आसपास आपको मिलेगा। दिस में बेस्ट बी सीन इफ यू कैलकुलेट द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आप हाइड्रोजन एटम का आप रिड्यूस मास करेंगे तो आपको कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है ज़्यादा, 1836 टाइम आपका बनता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिड्यूस मास क्या होगा आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन्स आपका कितना ज़्यादा होता है,